हमने ये देखा था कि उसकी क्या क्या रीजंस हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं करेक्टिव मेजर्स टू करंट अकाउंट डेफिसिट, कि कैसे चेक किया जा सकता है कि करंट अकाउंट जो है इस वक्त डेफिसिट में जा चुका है। तो इसके दो मेजर्स हैं, एक है आपके पास मॉनेटरी मेजर्स और एक नॉन मॉनेटरी मेजर्स। अब मॉनेटरी मेजर्स में सबसे पहले आता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन होता है कि अगर डिक्रीज आ जाए प्राइसेस के अंदर और जो प्राइसेस हैं वो आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट की प्राइसेस होनी चाहिए, तो वो कहता है डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स इन डोमेस्टिक मार्केट अट्रैक्ट्स फॉरेनर टू बाय मोर गुड्स फ्रॉम दिस मार्केट, हेंस एक्सपोर्ट विल इंक्रीज इन पाकिस्तान फास्ट करेक्ट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। मींस कि इसे कैसे करेक्ट किया जा सकता था, उसके दो मेजर्स, एक मॉनेटरी मेजर्स और एक नॉन मॉनेटरी मेजर्स होंगे। मॉनेटरी मेजर्स में वो ये कहता है कि नंबर 1 पे डिफ्लेशन, आप अपने कंट्री में उस प्रोडक्ट की प्राइस को डिक्रीज कर दो। जब आपके कंट्री के अंदर उस प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो जो फॉरेनर्स होंगे वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे कि ये प्रोडक्ट फलां मार्केट से सस्ती मिल रही है, तो जब पाकिस्तान में वो चीज़ सस्ती होगी तो वो पाकिस्तान से आगे खरीदेंगे। जब पाकिस्तान से खरीदेंगे तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पहले की निस्बत ज़्यादा हो जाएगी, और जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी तो इट्स मीन्स के पैसा पाकिस्तान के अंदर आएगा, तो जो करंट अकाउंट है वो पहले से बेहतर हो जाएगा, सरप्लस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाएगा। नंबर 2 पे है एक्सचेंज कंट्रोल्स ऑन फॉरेन रिजर्व। वो कहते हैं इन एन एक्सट्रीम वर्जन a monetary authority may restrict general public to deal in foreign exchange reserve to restrict import। वो कहते हैं कि जी जो मॉनेटरी अथॉरिटी यानी कि स्टेट बैंक जो बैंकिंग सिस्टम है वो कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तानी चीज़ खरीदने के लिए पैसे को कन्वर्ट करवा के डॉलर्स में वो चीज़ पर जो है वो खरीदते हैं, उसके ऊपर किसी किस्म का रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, ताकि जो हमारे कंट्री से पैसा बाहर जाता है इंपोर्ट के लिए उसको कम किया जाए। जब हमारी इंपोर्ट कम होगी तो उससे भी बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर होगा। तो दो चीज़ें हैं कि एक्सपोर्ट के ज़्यादा होने से या इंपोर्ट के कम होने से बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम की तरफ आता है। तो या ये कह देगा कि एक्सपोर्ट ज़्यादा, या कह देगा इंपोर्ट कम हो गई है, तो हम कहेंगे इसका मतलब है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि वो किसके तरफ जाना शुरू हो गई, इक्विलिब्रियम की तरफ। फिर डेप्रिशिएटिंग एक्सचेंज रेट। डेप्रिशिएटिंग एक्सचेंज रेट में वो कहते हैं कि इन द केस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, जब अपनी करेंसी को आप डीवैल्यू कर देंगे, डेप्रिशिएट कर देंगे, उसकी वैल्यू को कम कर देंगे, तो एक्सपोर्ट बिकम चीपर एंड इंपोर्ट बिकम एक्सपेंसिव। कि जब आप अपने कंट्री की करेंसी को कम करेंगे, पहले लेट्स सपोज $1 जो था वो 100 रुपये के बराबर था, अब आपने इतनी वैल्यू इसकी गिराई कि अब $1 100 जो है वो 120 या 140 या 150 के करीब हो गया। अब पहले क्या थे कि पाकिस्तानी $2 की प्रोडक्ट खरीदते थे जो कि 200 रुपये की थी, अब 150 के इक्वल $1 हो गया, तो आपके डॉलर की कीमत क्या होगी, आपके पैसे की वैल्यू कम हो गई, डॉलर की वर्थ बढ़ गई, तो अब इंपोर्ट आपको महंगी पड़ेगी, इंपोर्ट करेंगे नहीं। जब पैसे की वैल्यू डी वैल्यू हो गई तो हमारे पैसे की कोई वक़्त रही नहीं। अब जहां पर पहले वो कन्वर्ट करवाते थे $2 दे के पाकिस्तानी 100 रुपये लेते थे, अब $1 दे के ले लेंगे, तो वो एक्सपोर्ट उनकी नज़र में, जो बाहर वाले उनकी नज़र में एक्सपोर्ट क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, तो वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो वो कहते हैं एक्सपोर्ट बिकम चीपर, एक्सपोर्ट सस्ती हो जाएगी और इंपोर्ट महंगी हो जाएगी अगर हम अपने पैसे को डी वैल्यू करें। तो दिस इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड डिक्रीज इंपोर्ट विल करेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इससे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका डेफिसिट में जा रहा होता है उसे जो है वो करेक्ट किया जा सकता है। मेन थिंग नॉन मॉनेटरी मेजर्स, इसमें डिफ्लेशन, प्रोडक्ट की प्राइस को डोमेस्टिक लेवल पे आप यानी कि अपने कंट्री के अंदर कम कर दें, फॉरेनर्स आएंगे वो यहाँ से खरीदेंगे सस्ती लेके, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्ट की तरफ आना शुरू हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की तरफ आना शुरू हो जाएगा। फिर क्या करें जी, आप रोक दें जो आपके पास जो इंपोर्ट हो रही है, एक्सचेंज कंट्रोल ऑन फॉरेन रिजर्व्स, कि जो आपके
पास आता है करेंसी एक्सचेंज करने के लिए, उसके ऊपर आप कंट्रोल करें ताकि इंपोर्ट ना हो सके। और लास्ट वन इज दैट कि अगर आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर देते हैं तो उससे हमारी जो एक्सपोर्ट है वो सस्ती हो जाएगी और इंपोर्ट महंगी होगी। और अगर रीवैल्यू करेंगे तो फिर इंपोर्ट क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी और एक्सपोर्ट महंगी होगी, क्योंकि आपके पैसे की वैल्यू है। लोग जब आपके कंट्री की कोई चीज खरीदेंगे तो वो इन पाकिस्तानी रुपीस खरीदेंगे और इसकी वैल्यू होगी तो उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो इस वजह से फिर क्या हो जाएगा, आपके कंट्री की एक्सपोर्ट कम हो जाएगी अगर पाकिस्तानी पैसे को रीवैल्यू किया जाए। अगर डीवैल्यू किया जाए, डेप्रिशिएट किया जाए उसकी वैल्यू को, तो फिर इसका मतलब ये है कि इसकी जो है एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी और इंपोर्ट कम हो जाएगी। फिर आता है जी मॉनेटरी मेजर्स, नॉन मॉनेटरी मेजर्स। इसमें सबसे पहला है टैरिफ, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे कंट्रोल करें। सबसे पहले जी टैरिफ। टैरिफ्स होता है कि अगर हम बात करें कि ये है हमारे पास डिमांड और ये सप्लाई, ये डोमेस्टिक डिमांड और सप्लाई हमें बता दी गई है। इसमें ओरिजिनल प्राइस जहां पर बायर्स खरीदना चाहता है और सेलर बेचना चाहता है। अब बात अगर की जाए वर्ल्ड प्राइस की, ये WP है वर्ल्ड प्राइस। अब वर्ल्ड प्राइस थी बहुत कम, अब इस प्राइस पे बेचने वाले इतना बेचना चाहते हैं और खरीदने वाला इतने यूनिट खरीदना चाहता है। अब कम प्राइस पे, हालांकि इतने की चीज प्रोडक्ट बायर खरीदना चाहता भी है, इक्विलिब्रियम है, लेकिन इसके बावजूद अगर वर्ल्ड प्राइस देखी गई तो वर्ल्ड प्राइस उस प्रोडक्ट की बहुत कम थी। जब उस प्रोडक्ट की वर्ल्ड प्राइस कम थी तो इन्होंने कहा कि भाई इस प्राइस पे तो हम ये क्वांटिटी खरीदेंगे, जबकि बेचने वालों ने कहा कि हम इतनी क्वांटिटी बेचेंगे, सप्लाई करेंगे। तो ये जो दरमियान में डिमांड और सप्लाई के एक गैप आया है, ये गैप कैसे पूरा किया जाएगा, इसे इंपोर्ट करके, क्योंकि ये आपके पास वर्ल्ड की प्राइस है, पूरी उस प्रोडक्ट की पूरी दुनिया में जो कीमत चल रही है, ये उस कीमत पे लाके देखा तो हमारे कंट्री के अंदर सप्लाई करने वाले उसकी सप्लाई कम करेंगे और डिमांड करने वाले ज्यादा करेंगे। जब सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो जो ये शॉर्टेज क्रिएट हुआ है, ये शॉर्टेज को पूरा किया जाएगा फिर इंपोर्ट करके। जब इंपोर्ट की जाएगी तो आपकी कंट्री में इंपोर्ट बढ़ेगी, एक्सपोर्ट कम होगी। तो इसका मतलब है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में नहीं जाएगा, डेफिसिट में जाना शुरू हो जाएगा। हमने तो सिर्फ करेक्टिव के मेजर्स पढ़ने हैं, तो इसे करेक्ट कैसे किया जाएगा। तो वो कहते हैं कि भाई यही तो सिचुएशन बनती है, इसे करेक्ट कैसे करें। हमने कहा कि भाई इसके ऊपर एक टैरिफ लगा दें, ये होता है टैक्स एक तरह, इसके ऊपर लगा दें टैरिफ। जब प्रोडक्ट इंपोर्ट होकर पाकिस्तान में आएगी तो इसके ऊपर एक लगा होगा टैक्स, जो कि एक्साइज ड्यूटी की तरफ से चार्ज कर दिया जाएगा, जिसे कहते हैं टैरिफ। अब अगर वो पहले ये प्रोडक्ट भी लेट सपोज 100 पे ये खरीद रहे थे पहले, लेकिन इनको पता चला कि मार्केट प्राइस इसकी कितनी है 60। अब 60 पे इतने लोग सप्लाई करना चाहते थे और डिमांड इतने लोग कर रहे थे, दरमियान वाला जो ये यहाँ से यहाँ तक का गैप है, ये सारा गैप फिर कैसे पूरा किया जाएगा, इंपोर्ट से। इंपोर्ट को तो कम करना है, वो कहते हैं जी आप लगा दें टैक्स। जब भी प्रोडक्ट अब पाकिस्तान में आएगी तो 60 रुपीज उसकी अगर प्राइस है तो उसके ऊपर 20 रुपए टैरिफ लगा करेगा, तो टोटल कितने हो गए 80। अब 80 पे अब 80 रुपीज हमने अपने डोमेस्टिक में इसकी प्राइस कर दी। जब 80 हुई तो सप्लायर भी पहले से सप्लाई करना थोड़ी सी बढ़ा दी, क्योंकि कीमत थोड़ी सी अच्छी मिल रही थी। तो जब सप्लाई इन्होंने बढ़ाई तो डिमांड भी वहां से थोड़ी सी क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन अभी भी इस प्राइस 80 प्राइस पे इतने लोग सप्लाई करना चाहते हैं और इतने लोग डिमांड, दरमियान में ये जो गैप है ये बिल कैसे पूरा किया जाएगा, इंपोर्ट से। गवर्नमेंट अभी भी कहती है चले इंपोर्ट पे कंट्रोल तो हुआ है लेकिन प्रॉपर नहीं हुआ, अब क्या किया जाए, वो कहते हैं मजीद इस पे लगा दो टैरिफ, मजीद इसमें टैरिफ ऐड कर दें। अब टैरिफ ऐड किया तो इसकी प्राइस कितनी हो गई 100। तो ये तो जो आपकी कंट्री में चल रही थी वही प्राइस हो गई। अब वही जब प्राइस हुई तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पे आ गया।
अब यहाँ पर कोई किसी किस्म की इंपोर्ट नहीं हो रही, ना ही किसी किस्म की कोई एक्सपोर्ट हो रही है, लेकिन हमने मजीद क्या करना था, एक्सपोर्ट। हमने डोमेस्टिक में अगर हम मजीद भी टैरिफ लगा दें, हमने कहा अभी भी कोई बाहर से मंगवाएगा तो इसके ऊपर मजीद टैरिफ लगेगा तो क्या हो जाएगा 120। यहाँ पर सप्लायर सप्लाई ज्यादा करेगा और ये क्या करेगा, कम। तो यहाँ पर ये भी सिनेरियो बन जाएगा कि भाई अब आ गया है सरप्लस, तो वो फिर इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट लगा के फिर एक्सपोर्ट कर देंगे, बाहर भेज देंगे, तो यहाँ एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी और इंपोर्ट क्या हो जाएगी, कम। ये ड्यूटी टैक्स होता है, ये गवर्नमेंट देती है हमारे कंट्री, गवर्नमेंट इंपोर्ट के लिए जो चीजें इंपोर्ट करवाती है। तो फिर सप्लायर को इससे क्या फायदा होगा, क्यों इंक्रीज करना है? सप्लायर नहीं कर रहा, गवर्नमेंट ही कर रही है। गवर्नमेंट कहेगी कि जब ये यहाँ पर प्रोडक्ट आएगी तो ये आपको 80 की मिलेगी, तो जब ये 80 की मिलेगी तो वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान में भी 80 की ही हो चुकी है, तो कहते हैं कि पाकिस्तान से खरीदने बाहर इसलिए देते कि पाकिस्तान में 80 की थी नहीं, पाकिस्तान में 100 की थी, बाहर 60 की थी, इनको सस्ती पड़ी, 20 रुपए टैरिफ लगा दिया, 80 पे हो गई, अभी भी इनको सस्ती लग रही है, फिर मजीद 20 रुपए टैरिफ लगाया, 100 की हो गई, अब 100 की पाकिस्तान से मिल रही, 100 की बाहर से मिलेगी, तो हम पाकिस्तान से खरीदेंगे क्योंकि फौरन मिल जाएगी, अवेल भी कर लेंगे, यूज भी कर लेंगे, वेट भी नहीं करना पड़ेगा, करेंसी कन्वर्जन में भी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, उसमें भी हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तो फिर इस वजह से फिर इंपोर्ट खत्म कर दी हो जाती है और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो करेक्ट होना शुरू हो जाता है। फिर है जी कोटास। अब कोटास में कहते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट में फिक्स अ परमानेंट अमाउंट ऑफ गुड दैट मे बी इंपोर्टेड इनटू अ कंट्री, क्योंकि इंपोर्ट के ज्यादा होने की वजह से तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट में जा रहा है। इसको करेक्ट करने के लिए वो कहते हैं कि फिर एक गवर्नमेंट को चाहिए कि एक कोटा रख ले, एक अमाउंट फिक्स कर दे कि इस अमाउंट तक की गुड्स या सर्विसेज आप इंपोर्ट कर सकते हैं, अगर आपने वो लिमिट क्रॉस कर दी तो इससे ऊपर आप या लिमिट तक पहुंच गए, आप टू दी लिमिट चले गए, इससे ऊपर आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, बस वहां तक ही आप इंपोर्ट करेंगे, फिर अगले साल का इंतजार करेंगे, अगले साल जब दोबारा कोटास ओपन होंगे तो फिर वहां पर आपने कोटे के अंदर जो भी आपने इंपोर्ट करनी है वो करना, क्योंकि फिर अगर एक कोटा लगाया होगा, एक लिमिट लगाई होगी कि इस लिमिट से ऊपर आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो वहां पर भी इंपोर्ट जो है वो कंट्रोल में आएगी। फिर आता है जी एक्सपोर्ट प्रमोशन। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी प्रमोशन करे, एग्जीबिशन जितने भी लगते हैं वहां पर उन्हें लेके जाए, इंटरनेशनल मार्केट में उसे जो इंट्रोड्यूस करवाए और ट्रेड फेयर्स के अंदर भी उसे लेके जाए, मींस तजारत के अंदर जो है वो उनके मामलात के अंदर भी अक्सर ऐसा होता है कि भाई आप ये प्रोडक्ट पाकिस्तान को देंगे तो हम मतलब हम पाकिस्तान को ये प्रोडक्ट देंगे तो आप हमें क्या देंगे, तो आप अपनी कोई ऐसी प्रोडक्ट जिससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं वो एक्सपोर्ट पे ले जाए या एग्जीबिशन पे ले जाए या अपनी प्रोडक्ट की नुमाइश करें इंटरनेशनल मार्केट में, ताकि उसकी एक्सपोर्ट ज्यादा हो, और अगर उसकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो हमारे कंट्री में फिर इंपोर्ट कम हो जाएगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा। फिर आता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। वो चीज मार्केट में लॉन्च करनी चाहिए डोमेस्टिक मार्केट में कि जो हमारी मार्केट के अंदर है नहीं, या जो कस्टमर बाहर से इंपोर्ट करके पाकिस्तान में लाके कंज्यूम कर रहा है, तो आपको उसका सब्स्टिट्यूट पाकिस्तान में ही बनाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर करना चाहिए, ताकि वही प्रोडक्ट आप आवाम को जो है वो पाकिस्तान के अंदर से भी मिल सके, और अगर वो पाकिस्तान के अंदर से मिलेगी तो इंपोर्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इंपोर्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो कह रहा कंट्री कैन रिड्यूस द लेवल ऑफ इंपोर्ट्स दैट इट बायज बाय कमिंग मोर सेल्फ रिलायंस एंड प्रोड्यूसिंग दीज गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिकली। जो बाहर से खरीदने वाले लोग वो अपने कंट्री में बनाए। दिस कैन बी डन थ्रू प्रोवाइडिंग स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग सब्सिडीज एंड टैक्स असिस्टेंट, और इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको ट्रेडर्स भी दें, उनको टैक्स में भी रियायत दें और उनको सब्सिडी भी दी जाए उस प्रोडक्ट के ऊपर, ताकि वो मार्केट में सस्ती हो और उसका कंपैरिजन करें कि उसका सब्स्टिट्यूट हो जो इंपोर्ट की जा रही है, और अगर मार्केट में सस्ती होगी तो फिर एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, इंटरनेशनल मार्केट वाले भी आज से परचेज करेंगे। फिर आता है एक्सचेंज रेट।
अब इस एक डायग्राम से हम जो है वो अगला डिस्कस करेंगे। अब पाकिस्तानी रुपीस और डॉलर का कंपैरिजन। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको एक डिमांड का कर्व नजर आ रहा है और एक सप्लाई, डिमांड और सप्लाई। अब डॉलर्स और रुपीस, डॉलर पर रुपीस के मींस के एक डॉलर में कितने रुपीस आते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी एक डॉलर जो है वो पाकिस्तानी या रुपीस के अकॉर्डिंग डॉलर है। अगर 1 रुपये होगा तो डॉलर कितने होंगे, इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ पहले रखना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि रुपीस 200 इज इक्वल टू 1 डॉलर, रुपीस 200 इज इक्वल टू 1 डॉलर। यानी कि अगर हम 200 रुपये पाकिस्तानी देंगे तो 1 डॉलर मिलेगा। लेट सपोज ये एग्जांपल मैंने रखी। अगर मैं ये कहूं कि अच्छा 1 रुपये हो तो कितने डॉलर्स के बराबर होगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,